तो हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड इट इज योर ब्यूटीफुल चैनल HC स्क्वायर। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज इज दैट मीन्स चुंबकीय पदार्थ एवं उनके गुण से रिलेटेड MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा रहने वाला है, इसलिए आराम से बैठिए। अगर आपको स्पीड में मजा नहीं आ रहा तो 2K कर लीजिए, 3K कर लीजिए, जितनी भी आपके लिए एलिजिबल है सब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये पहला MCQ। तो दोस्तों, हमारा पहला MCQ है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? कोई भी चुंबक होता है, मान लीजिए कोई भी चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बलघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण ये घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। कोई सुई अगर लाएं तो ये क्या होती है? एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबक का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है? टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। जबकि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? गास। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर और वेबर। तो दोस्तों, इसमें से जो वेबर है, वेबर का जो मात्रक होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स। वेबर प्रति मीटर मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर, और जो वेबर मीटर जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो मैंने बताया। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर का। तो दोस्तों, जो ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो दोस्तों, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश द्वारा। वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या लिखा है? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, A तथा B दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि केवल गतिमान आवेश द्वारा। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, केवल गतिमान आवेश द्वारा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 न्यूटन एम्पियर मीटर निम्न के बराबर है। तो 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, पहला ऑप्शन 10 की पावर 6 गॉस, 10 की पावर -4 गॉस, 10 की पावर 4 गॉस, 10 की पावर -2 गॉस। तो दोस्तों, हमको पता है कि 1 गॉस बराबर क्या होता है? 1 गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। टेस्ला का मतलब क्या होता है? टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो दोस्तों, अगर इसको हमको यहाँ पर 1 दिया गया है, इसका मतलब इसको ट्रांसफर कर दे तो 1/10 की पावर -4 गॉस। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चुंबकत्व का कारण है। तो दोस्तों, जो चुंबकत्व का कारण क्या है? चुंबकत्व का कारण क्या है? आवेशों की गति। अगर आवेशों की, तांबे का तार हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई आवेश, अगर कह दीजिए आवेश से रिलेटेड होता तो हो सकता था स्थिर आवेश, कोई मतलब ही नहीं। धातु की प्रकृति पर भी नहीं। जब तक आवेशों की गति नहीं होगी जब तक चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म होगा ही नहीं। तो मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है? आवेशों की गति। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बड़ी ही तेजी के साथ ये वीडियो चल रहा है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम है ये क्या है? फ्लेमिंग के जो राइट हैंड का नियम है ये क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो हो अंगूठे के साथ की जो दोनों उंगलियां हो ये क्या हो? तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो पहली उंगली, यानी ये जो हमारी पहली उंगली होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा, तथा मध्य उंगली मतलब ये वाली उंगली कहलाएगी
चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को क्या बताएगा, दर्शाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दोस्तों जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है ये प्रेरित धाराओं के लिए या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए, तथा जो बाएं हाथ का नियम होता है ये वास्तविक धाराओं के लिए ही लगाया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वह उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों उत्पन्न करता है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र। तो दोस्तों जो धारावाही चालक होता है, कोई भी धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता तो वह वैद्युत क्षेत्र होता, लेकिन ये क्या है कि धारावाही चालक के चारों ओर का क्षेत्र, तो धारावाही चालक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/, इसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, हमको पता है कि हमको पता है कि μ0 इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमको एक और चीज पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो दोस्तों अगर यहाँ से एप्सिलॉन के मान निकालें तो एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो दोस्तों अगर इन दोनों का दिया है -1/2, यानी पहले ये निकाल लें उसका कर देंगे, तो हो जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हुई। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, यानी 1/√में μ0 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी 1/3 इंटू 10 की पावर 8। जब ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ये इतना आएगा, उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, यानी जो μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, प्रकाश की चाल के प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों हमको पता है कि पथ की त्रिज्या r इक्वल टू क्या होती है, mv/qb होती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या दिख रहा है, जो त्रिज्या है वो क्या है, डायरेक्ट द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके लिए पथ की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों हमारे लिए क्या दिया, प्रोटॉन के लिए अधिक, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक। ऑप्शन से दोनों पथ के समान वक्री होंगे और दोनों पथ सरल रेखीय वक्री होंगे। तो दोस्तों दोनों में द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, दोनों में प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इस दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके लिए दूरी ज्यादा, तो पथ की त्रिज्या किसके लिए अधिक होगी। सिंपल सा आंसर यहाँ से हो जाएगा कि प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, पथ की त्रिज्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से तो पथ की त्रिज्या प्रोटॉन के लिए अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल F का मान होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो बल बराबर होता है क्या होता है, QVB sin थीटा। यहाँ से दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विवेक से, यानी थीटा बराबर क्या दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू QVB sin 90 इज दैट मीन्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू QVB, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर F इक्वल टू QVB।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पर पथ की त्रिज्या। तो दोस्तों हमको पहले पता है कि अगर समझ लीजिए पहले कुछ भी नहीं है, पहले सिंपल सा है, तो हमारे लिए पहले पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन R=mv/qb। अब कह दिया गया कि पथ का जो वेग है, वेग 2 गुना कर दिया गया और चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया गया, यानी हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी कि m × 2v/q × 2b b/2 कह दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया कि mv 2mv/qb/2 इज दैट मीन्स क्या 4mv/qb। अब हमको पता है कि 4mv/qb का मान क्या हो जाएगा यहाँ से r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4r, यानी हमारा जो आवेश के मार्ग की पथ की त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुनी इज राइट आंसर। आपने देखा कैसे कि हमने दोनों इक्वेशन लगाई, हमको दिया गया कि वेग 2 गुना हो गया तो वेग हमने 2 गुना कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब इक्वेशन आया 2mv/qb/2, अब 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया 4mv/qb। अब mv/qb की इक्वेशन से वैल्यू रख दी r के बराबर है, हमने r रख दिया यानी 4r, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक सेकेंड थोड़ी सी प्रॉब्लम, अब नॉन प्रॉब्लम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध उच्चतम होगा, तो दोस्तों वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि वोल्ट मीटर का जो होगा प्रतिरोध सबसे उच्चतम होगा, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। इसके अलावा जो अमीटर होता है, अमीटर के लिए जो प्रभावी प्रतिरोध होता है ये होता है आदर्श प्रभावी प्रतिरोध, ये 0 होता है। और मिलियमीटर का इसका 0 तो इसका और भी कम, और गैल्वानोमीटर का कोई मतलब ही नहीं, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर वेबर प्रति मीटर की स्क्वायर बात करें तो इसका मात्रक अभी हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर ही इसके बराबर हो जाएगा। और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है चुंबकन त्रिज्या का मात्रक है, चुंबकन तीव्रता का ये मात्रक है दोस्तों, ठीक है। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के हो जाएंगे, और ये चुंबकन तीव्रता का बचाइए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नति कोण, ऑप्शन बी दिक्पात कोण, ऑप्शन सी ध्रुवण कोण, ऑप्शन डी क्रांति कोण। तो दोस्तों एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो नति कोण, ध्रुवण कोण, क्रांति कोण, दिक्पात कोण। तो दोस्तों जो नति कोण होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज की दिशा के बीच में बना कोण होता है। जो ध्रुवण कोण होता है ये क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण होता है जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी ये तो हो गया हमारा n=10 IP वाला। और ये हमारा हो गया साइन सी, जिसपे क्या करते थे कि 90 डिग्री से अधिक हो जाता था, यानी आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया जाए कि एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो कोण जो हो जाएगा क्रांतिक कोण हो जाएगा। और नति कोण अभी हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के दिशा के बीच के बना कोण होता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों तो अभी हमने पढ़ा कि नति कोण, नति कोण को ही नमन कोण भी कहते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को कहते हैं नमन कोण। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, तो दोस्तों
ट्रांसफार्मर की जो रोड होती है ये नर्म लोहे की बनी होती है, क्योंकि जो ये नर्म लोहा तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण होता है, क्योंकि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण जो भंवर धारा होती है उसकी हानि जो है कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे का नहीं बनाया जाता? तो दोस्तों सिंपल सा आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर का चुंबक। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड भी नर्म लोहे की बनाई जाती है। डायनमो की क्रोड भी नर्म लोहे की बनाया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर का चुंबक। लाउड स्पीकर के चुंबक की क्रोम जो है नर्म लोहे की नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु। दोस्तों अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि नर्म लोहा, नर्म लोहा से हम बना तो सकते हैं, लेकिन सबसे उचित धातु जो है वो निकिल है। निकिल इज राइट आंसर। किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो क्षैतिज कोण है यानी हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो क्या है दोनों घटक बराबर हैं। तो हमको पता है कि BV बराबर क्या होता है, BH tan थीटा। ठीक है, हमको एंगल बताना है। BH बराबर BV है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का 1 होता है, दोनों से कट जाएंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री आंसर, यानी हमारा क्या होगा 45 डिग्री पे क्या होंगे, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक दोनों बराबर होंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपका थोड़ा वो हो रहा है डिसबैलेंस तो कृपया देखिए पूरा वीडियो। अगर नहीं अच्छा लग रहा है अभी तो स्पीड में देखिए और भी मजा आएगा आपको। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, घटक BH यानी जो क्षैतिज घटक दिया है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और नमन कोण दिया है यानी थीटा इक्वल टू दिया 45 डिग्री। हमको BH फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जब भी 45 डिग्री होगा तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, ऊर्ध्व घटक यानी वर्टिकल BV इक्वल टू क्या होता है, BH tan थीटा। तो BH का वैल्यू कितनी दी है, 0.3 इंटू 10⁻⁴, यहाँ से tan थीटा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 से इसको गुणा करेंगे आएगा यही आंसर, यानी 0.3 इंटू 10⁻⁴ कहीं दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी तल पर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, उस स्थान पर नति कोण है, यानी हमको थीटा फाइंड करना है। हमको दिया है BH इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵, BE दिया है 6 इंटू 10⁻⁵। हमको पता है कि BE इक्वल टू होता है BH अपॉन कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से अप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा BH, तो हमको थीटा फाइंड करना है, यानी थीटा उधर भेज देंगे, BH अपॉन BE यानी कॉस थीटा बराबर होता है BH अपॉन BE। तो BH यानी 3 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल, बचा 1/2, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/2 किस में होता है। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी अब की बार हमको BE फाइंड करना है। दिया है कि BH जो है BH ही है और cos 30 डिग्री है। ठीक है, हमको BE फाइंड करना है, तो BE बराबर हो जाएगा BH अपॉन √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2BH अपॉन √3। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो दोस्तों डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण होता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण होते हैं, और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण होते हैं। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं डोमेन के निर्माण के कारण बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान
कम परंतु धनात्मक होता है। तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो होता है बहुत ज्यादा होता है और धनात्मक तो होता ही है, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए बहुत कम और ऋणात्मक होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है और बहुत कम होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी। दोस्तों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके लिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है 0 से थोड़ा ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका क्या होता है 1 से ज्यादा होती है लेकिन 2 से कम होती है, यानी 1 से ज्यादा होगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि अनुचुंबकीय यानी जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x परमताप T के साथ किस प्रकार निर्भर करती है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो क्यूरी का नियम होता है, तो दोस्तों क्यूरी का नियम क्या होता है, क्यूरी का नियम होता है कि I = CH/T, ठीक है। अब यहां से हमको पता है कि I/H = C/T और I/H होता है x, ठीक है, xm यानी चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर C/T, यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है 1/T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है परम ताप के साथ चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर परम ताप क्या होगा केल्विन जो होगा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा पर हमारा जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो कम होगी। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इनके केल्विन ताप की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है तो तैयार रहिए क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है आपका, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकित हो जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय होता है पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों जो आयरन होता है आयरन के लिए जो क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री होता है डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों निकिल होता है निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस यानी 358 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज्यादा होता है कोबाल्ट के लिए क्या हो जाता है 1121 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में कि आयरन का क्यूरी ताप क्या होता है निकिल का कोबाल्ट का, तो यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं। हेनरी बटे मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो 100 प्रेरण होता है क्या होता है, 100 प्रेरण का फार्मूला होता है L = म्यू पाई n2r/2। ये क्या है हमारा 100 प्रेरकत्व है, ये 100 प्रेरण है और इसका मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। तो दोस्तों अगर हमको इसका मात्रक निकालना हो तो क्या हो जाएगा μ0 हो जाएगा L/r, इसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 प्रेरकत्व का। ये चुंबकशीलता नहीं यहाँ पे क्या है 100 प्रेरण है, तो 100 प्रेरण के लिए 100 प्रेरकत्व, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों जो लेंज का नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती हो, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऊर्जा के संरक्षण पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेरकत्व का मात्रक है। तो दोस्तों प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। यहाँ से अगर हम देखें तो वोल्ट अपॉन एम्पियर बराबर हो जाएगा ओम, तो हमारा हो जाएगा ओम सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओम सेकेंड। यहाँ पे वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी V अपॉन I बराबर R होता है, R के लिए ओम सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगे तो होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन किसी त्वरित आवेश द्वारा होता है, क्योंकि गतिमान अवस्था में वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता। तो हमारा
राइट आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश द्वारा, कि किसी त्वरित आवेश द्वारा होता है चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या होती है? सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगे सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनका तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻⁻1 to 1 × 10⁴ होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे क्या है दोस्तों? गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तथा आवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। यानी सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या है दोस्तों? तो गामा किरणें। तो दोस्तों इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसका ऑप्शन होता है जैसे अल्फा किरणें दे दिया गया, गामा किरणें, अवृत्त किरणें, तो एक्स किरणें। तो दोस्तों अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवृत्त किरणें और एक्स किरणें जो हैं इनमें से क्या है कि इनमें से जो अल्फा किरणें ये क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबसे इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए कि सुपर चालक होते हैं। तो दोस्तों सुपर चालक क्या होते हैं? सुपर चालक क्या होते हैं कि सुपर चालक वे चालक होते हैं जिनकी चालकता अनंत होती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या दिया गया? G = 1/R। अगर हम प्रतिरोध को क्या कर दें? 0 कर दे तो हमारी चालकता क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी हमारी जो चालकता हो जाएगी अनंत हो जाएगी। तो सुपर चालक वे होते हैं जिनकी चालकता अनंत होती है। G क्या है हमारा? यहाँ पे चालकता है, R क्या है हमारा? प्रतिरोध है। तो दोस्तों बड़े ही सावधानी से देखिएगा। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका इससे रिलेटेड कि फेराइट्स क्या होते हैं दोस्तों? फेराइट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों फेराइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फेराइट होते क्या हैं। अप्लाइड फिजिक्स में फेराइट्स बहुत ही पूछा जाता है और एयरफोर्स में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों फेराइट्स जो होते हैं लौह चुंबकीय अर्धचालक होते हैं। फेराइट्स क्या होते हैं? लौह चुंबकीय अर्धचालक होते हैं। फेराइट्स अर्धचालक होते हैं। तो फेराइट्स क्या होते हैं? फेराइट्स दोस्तों लौह चुंबकीय अर्धचालक होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है आपके कोर्स में कि मेसनर प्रभाव क्या है दोस्तों? मेसनर प्रभाव क्या है? तो दोस्तों मेसनर प्रभाव क्या है ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो दोस्तों क्रांतिक ताप से कम ताप पर चालक में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स चालक पदार्थ से जो होता है बाहर आ जाता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है? 0 होता है। इस प्रभाव को ही मेसनर प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों मेसनर प्रभाव क्या होता है? क्रांतिक ताप से कम ताप पर क्या होता है? कम ताप पर चालक में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स चालक पदार्थ से बाहर आ जाता है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर चालक में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स चालक पदार्थ से बाहर आ जाता है, यानी B बराबर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है 0। इस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? मेसनर इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मेसनर इफेक्ट, सुपर चालक क्या होते हैं? तो दोस्तों जो मेसनर इफेक्ट होता है, मेसनर इफेक्ट के लिए जरूरी है कि वो जो चालक हो वो कैसा चालक हो? सुपर चालक हो। यानी सुपर चालक के लिए शर्त क्या है कि हमें जो प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध क्या करना चाहिए? प्रतिरोध को शून्य रखेंगे तो हमारी चालकता इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट चालकता होगी तो वो सुपर चालक होगा, सुपर चालक होगा तो मेसनर प्रभाव उस पे जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है लगी हो किसी को, परेशान ना होइएगा दोस्तों क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए फंसने वाले हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।